हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट यानी आज अभी तो आपका रियल जो चैप्टर है, रियल जो फिजिक्स है 11 का, आज से शुरू होगा। आज तक जो आपने पढ़ा वो आपको कहीं ना कहीं 9th में या 10th में 8th में आप पहले सीख गए हो, लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले टोटली आपके लिए नया है। तो हम यूनिट्स के टाइप देखेंगे, जैसे एसआई यूनिट हमने कल देखा था, तो उसके हम टाइप्स देखेंगे आज। एसआई यूनिट में क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट एक तो है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव यूनिट एंड तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट यानी जो बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। एक तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा फंडामेंटल, है ना। तो फंडामेंटल यानी क्या होता है, बेसिक जो होता है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते। दूसरा है डिराइव, ठीक है, डिराइव यानी जो डिपेंड होता है, जो फंडामेंटल से निकलता है, जो फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट निकलते हैं उसे हम डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स में हमारे सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि हमारे पास 7 यूनिट है फंडामेंटल में। ठीक है, ये 7 यूनिट आपके जो है वो आपको याद रखने हैं, लर्न करने पूरे टोटली। ये कभी आप भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बेसिक चीज में आपको ये 7 यूनिट याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले है लेंथ। ठीक है, ये क्वांटिटी है और इसका यूनिट और ये इसका सिंबल। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल m। दूसरा है हमारे पास मास, उसका है किलोग्राम। तीसरा है टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, इसे ए से भी लिखते हैं और फिर आई, कैपिटल आई से भी उसे डिनोट करते हैं। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, उसका है केल्विन। याद रखिए टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, डिग्री नहीं होता है। ठीक है, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट में यूज करते हैं हम। ठीक है, आपने 8 में पता होगा आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो उसका यूनिट है कैंडेला, उसे सीडी से डिनोट करते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जिसका यूनिट है मोल। तो उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं MOL, मोल। ओके, तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट यानी मैंने आपको अभी बताया कि जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, जो बेसिक यूनिट होते हैं, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल। और डिराइव यूनिट यानी जो यूनिट फंडामेंटल से निकलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल से कैसे निकलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोल दिया कि मेरे पास अभी लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। बट मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास स्पीड है। ओके, मैं यहाँ पे स्पीड कंसीडर कर लेती हूँ कि मेरे पास स्पीड है। ठीक है, ओके, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, मीन स्मॉल m। और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड। सो s दैट इज द मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या हो गया, स्पीड का यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड हुआ। इसका मतलब कि ये दोनों जो है वो फंडामेंटल यूनिट से निकले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक मीटर था, बेसिक में ही सेकेंड था, बट ये क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट से निकला है, यानी इसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट में है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये हमारे डिराइव यूनिट से, जो भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट से निकलते हैं उसे हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। यानी कि स्पीड हमारा क्या हुआ, डिराइव यूनिट हुआ। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो हमारा क्या हुआ, डिराइव यूनिट हुआ। वैसे ही हम फोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। ओके, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये केजी, मीटर एंड सेकेंड, ये तीनों भी क्वांटिटी किस में से आई, फंडामेंटल यूनिट से आई। यानी डिराइव हुआ फंडामेंटल यूनिट से, जो यूनिट डिराइव हुआ, जो यूनिट निकला, उसे हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। ओके, यानी हमारा फोर्स क्या हुआ, डिराइव यूनिट हुआ। तो डिराइव यूनिट में आपके पास देखो कौन सी क्वांटिटीज है, हमारे पास वॉल्यूम है, उसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब जिसे बोलते हैं। दूसरा है डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड का है मीटर पर सेकेंड, उसके बाद है न्यूटन,
kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी और फिर प्रेशर। ओके, इतना समझ में आया। और फिर आखिर में आप बोलोगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट, ये तो आपने पता ही नहीं कि ये क्या होता है। तो सुनो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है नहीं, एक तो आपने पहले अभी तक पढ़ा होगा, जैसे इसके आगे वाले के पार्ट्स में हम देखने वाले, यही चैप्टर में आगे वाले पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर आगे वाले जो भी यूनिट्स है उसमें हम डायमेंशंस पढ़ेंगे। मैंने आज तो इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ डायमेंशन, बट आप ये देखिए कि ये यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास जितने भी क्वांटिटी है वो सभी क्वांटिटीज के हमारे पास डायमेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे एल का होता है कैपिटल एल, ओके, मास का होता है कैपिटल एम, टाइम का होता है कैपिटल टी, ओके, इलेक्ट्रिक करंट का होता है कैपिटल ए या फिर कैपिटल आई भी आप लोग लिख सकते हो। फिर टेम्परेचर का होता है कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल के फॉर केल्विन। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है CD एंड फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ओके, तो ये सभी के कुछ ना कुछ डायमेंशन होते हैं। यानी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि फंडामेंटल यूनिट में जितने भी क्वांटिटी है वो सब क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस की डिराइव यूनिट इसके अकॉर्डिंग है, यानी इस पे ही डिपेंड करता है, तो उसके भी डायमेंशन होंगे। बट ये सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन उठता है ना कि फंडामेंटल यूनिट्स के जो डायमेंशन है और डिराइव यूनिट अकॉर्डिंग चलता है फंडामेंटल यूनिट के, और फंडामेंटल यूनिट के डायरेक्शन है, तो बट ऑब्वियस डिराइव यूनिट्स के भी डायमेंशन है। बट सप्लीमेंट्री यूनिट डिराइव यूनिट में नहीं रखा है, हमने अलग रखा है उससे, तो बट ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री यूनिट में जितने भी क्वांटिटीज होंगे वो क्वांटिटीज किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। बट फिर इसे फंडामेंटल यूनिट में क्यों नहीं रखा गया है अगर वो इंडिपेंडेंट है तो? बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। वो क्या है? डायमेंशनलेस। ये ऐसी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल तो है, देखो ध्यान से सुनो, जो फंडामेंटल तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। जैसे इस क्वांटिटी को डायमेंशन है, इसके अकॉर्डिंग इसे भी डायमेंशन है, बट इसे डायमेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड यूज तो कर रही हूँ, लेकिन उसे फंडामेंटल नहीं बोलते, उसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। लेकिन मैं एक रेफरेंस के लिए आपको वर्ड्स बता रही हूँ। फंडामेंटल नहीं, आप ऐसा समझ लो कि ये बेसिक यूनिट है, बट जिसको डायमेंशन नहीं है, इसलिए हमने ये यूनिट फंडामेंटल में इंक्लूड नहीं किए, उसको सेपरेट रखा है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री इंग्लिश में हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टैडियन, ओके। इसे रेडियन को RAD या फिर ऐसे भी लिखते हैं पावर टू द बेस C, स्मॉल c में पावर लिखते हैं, या फिर सॉलिड एंगल में है हमारे पास स्टैडियन, उसे SR से डिनोट करते हैं, ओके। तो एक सिंपल में ध्यान में रखने के लिए हम बोलते हैं जस्ट कि फंडामेंटल यूनिट यानी ऐसे यूनिट जिसके क्या होते हैं, ये 7 यूनिट होते हैं जो एकदम बेसिक यूनिट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं खुद में, ओके। फिर डिराइव यूनिट यानी जो फंडामेंटल से निकलते हैं या फिर डिराइव होते हैं, ओके। ऐसे यूनिट के हम डिराइव यूनिट बोलते हैं या फिर डिपेंड होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। जो यूनिट डिपेंड होते हैं उसे हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जो फंडामेंटल तो रहते हैं बट डायमेंशनलेस रहते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक जो इंडिपेंडेंट है, डिराइव यानी जो डिपेंडेंट है, और सप्लीमेंट्री यानी जो फंडामेंटल तो है, बेसिक तो है लेकिन डायमेंशनलेस है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। चलो इतना समझ गए सब? ओके। यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, और सिंपली उसे एज सिंपल एज ध्यान में रखो।
देखते हैं, अब देखते हैं सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंड देन फिर सॉलिड। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, सो प्लेन एंगल, व्हाट इज द प्लेन एंगल? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो प्लेन में बनता है, ठीक है, जो प्लेन सर्कल में बनता है, या फिर उसे बोल सकते हैं कि प्लेनार जो रहता है, प्लेनार स्पेस में जो एंगल बनता है हम उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये जो एंगल है, वट एवर, इसको कुछ भी एंगल का नाम दे दो, ये एंगल कौन सा है? प्लेन एंगल हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर में इसको ए नाम देती हूँ, पॉइंट बी एंड दैट इज द ओ। ओके, ये हमारी हो गई रेडियस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और यहाँ की लेंथ लेते हैं हम स्मॉल एल। ओके, ए टू बी की लेंथ है स्मॉल एल। ओके, सो यहाँ पे जो भी एंगल प्लेन सरफेस में, जो भी एंगल या प्लेन स्पेस में जो भी एंगल क्रिएट होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। सिंपल, समझ गए? और सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल है मेरे पास, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटर लिया, जैसे कंसीडर कर लो कि मेरे पास वाटरमेलन है, तरबूजा, ठीक है, तरबूजा का मैंने कोनिकल पार्ट अगर निकाल लिया, ठीक है, तरबूजा का क्या मैंने कोनिकल पार्ट अगर निकाल लिया तो हम उसे कोनिकल पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है, और ये पूरा आपका सॉलिड एंगल है, और ये जो मैंने सेंटर लिया है दैट इज द ओ कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है दैट इज द ए एंड ये एक है बी। और ठीक है, जैसे प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय थीटा, मैंने यहाँ पे जो एंगल लिया था वो थीटा करके लिया था, जो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है। ओके, सो ये जो आपको पूरा जो सॉलिड एंगल है, जैसे मैं यहाँ पे एक और आपको सर्कल करके अच्छे से बता देती हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जांपल बताया, एक तरबूजा है जिसका मैंने पूरा सॉलिड है, सिर्फ उसका मैंने क्या किया, कोन टाइप में कोनिकल शेप बाहर निकाल दिया, तो वहां पे जो भी एंगल क्रिएट होगा वो एक ऐसा एंगल होगा कि वो सॉलिड रहेगा, ठीक है ना, यानी उसका कुछ खुद का भी एरिया रहेगा, यानी उसका कुछ एरिया है, यानी वो जो एंगल होगा वो हो गया आपका सॉलिड एंगल। वो एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल, वो और वही एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, ठीक है, वही एंगल को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेडियस आर ली थी, तो हम भी यहाँ पे आर लेंगे रेडियस, ठीक है, और यहाँ का जो इतना एरिया है हम कंसीडर करते हैं कि ये सॉलिड एंगल है। ओके, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो इस पर से ना ये दोनों एंगल के खुद के कुछ रिलेशन बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझे करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू, आपने 9th में पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में क्या पढ़ा था आपने कि एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ये इक्वेशन तैयार हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा भी लिखते हैं, थीटा सॉरी एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। मीन्स क्या हुआ, मैंने एल लेफ्ट हैंड साइड में किया और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन तैयार हुआ। ओके, वैसे ही जैसे ये रिलेशन यहाँ पे बना, वैसे ही सेम सॉलिड एंगल का भी अपना रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों का रिलेशन आया समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वहां पे एस अपॉन आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर था वैसे वहां पे सॉलिड एरिया है हमारे पास। ओके, और वो सॉलिड एरिया है यानी सॉलिड एंगल, और यहाँ पे जैसे रेडियस थी हमारे पास यहाँ पे भी
ठीक है। प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। बट अभी आपको अगर किसी ने बोला या फिर आपको रेडियन ऑब्टेन करने के लिए बोला और आपके पास डिग्री गिवन में दी है आपको, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि रेडियन का एक खुद का अपना फार्मूला होता है, ठीक है। रेडियन का क्या होता है, अपना खुद का एक फार्मूला होता है। जैसे हम देखते हैं कि आपको मैंने क्या बोला कि रेडियन आपको ऑब्टेन करने के लिए दिया गया है और आपको क्या निकालना है, डिग्री फाइंड आउट करनी है आपको, सॉरी डिग्री आपको गिवन में दी है और रेडियन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियन आपको फाइंड आउट करना है तो इसका एक फार्मूला है, दैट इज द रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इनटू डिग्री, ठीक है। जैसे इन सपोज आपको अगर 60 डिग्री दी गई है, 60 डिग्री इतना अगर गिवन में दिया है तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 60 इंटू पाई बाय 180, कैसे कैलकुलेट करोगे, 60 इंटू पाई बाय 180, यानी क्या हुआ इसका पाई बाय 3, ओके। इसका क्या आंसर हुआ, पाई बाय 3 आंसर हुआ। जैसे एंगल में हमारे पास ये होता है, जैसे आपने रेडियन का देखा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास टाइम में मिनट होते हैं, सेकंड्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास एंगल में हम कभी भी एंगल को मेजर नहीं कर सकते रेडियन से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको रेडियन का फार्मूला बता दिया, लेकिन हम एंगल को कभी भी मेजर नहीं करते हैं रेडियन से। एंगल को हम मेजर करते हैं बाय मिनट ऑफ आर्क, बाय सेकंड ऑफ आर्क और डिग्री ऑफ आर्क। मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, ये समझ गए आप लोग, ओके। मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला आपको, मिनट ऑफ आर्क, सेकंड ऑफ आर्क। देखो हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन से नहीं करते हैं, तो हम एंगल को मेजर करते हैं बाय, अरे पेन देना, बाय डिग्री ऑफ आर्क बाय मिनट ऑफ आर्क और बाय सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क और सेकेंड ऑफ आर्क। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डिग्री को तो आपको पता है, लेकिन मिनट ऑफ आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 मिनट, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 मिनट, ओके। अगर मैंने सेकेंड ऑफ आर्क बोला तो उसे 2 सेकेंड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसे ही आप मेजर करते हैं एंगल, ठीक है। ये सेम एज इट इज टाइम जैसा है, जैसे कि आप टाइम में क्या करते हो, 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, 1 आवर इज इक्वल्स टू, 1 आवर में कितने मिनट्स आते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे भी 1 आवर में 60 मिनट आते हैं, और 60 मिनट में कितने सेकंड आते हैं, 60 सेकंड आते हैं। ये होगा हमारा टाइम का, ये टाइम नहीं है, टाइम का अलग है, आर का अलग है, बट टाइम जैसा ही है। 1 आवर में 60 मिनट आते हैं टाइम में, और 60 मिनट में 60 सेकंड आते हैं। यहाँ पे क्या है, डिग्री से छोटा है मिनट ऑफ आर, और मिनट ऑफ आर से छोटा है सेकंड ऑफ आर। तो 1 डिग्री में आते हैं 60 मिनट, ओके। 1 डिग्री ऑफ आर्क में आता है 60 मिनट ऑफ आर्क, और 60 मिनट आर्क में आता है 60 सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। इसे आप मिनट ऑफ आर्क या मिनट आर्क ऐसे भी बोल सकते हो, सेकेंड ऑफ आर्क या सेकेंड आर्क ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन अब आपको किसी ने बोला या कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि 2
सॉरी 2 मिनट का कन्वर्ट करो रेडियन में। ओके, किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला है? रेडियन में। 2 सेकेंड का कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप कैसे करोगे? एनीवन? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, 2 सेकंड का सॉरी 2 मिनट का पहले मिनट में, फिर सेकेंड में और फिर रेडियन में। तो कैसे होगा? देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मिनट थे, उसे हम पहले मिनट से डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड से करना पड़ेगा और फिर किससे करेंगे? रेडियन में। रेडियन का फार्मूला क्या है हमारे पास? π/180। तो ये सब करने के बाद आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, गेटिंग? ओके, अब इसके बाद एक और चीज है एंगल के लिए कि एंगल में आपको हमेशा याद रखना है, या फिर आपके पास एक एजम्पशन ऐसा है कि अगर मैंने कोई भी एंगल, ठीक है, जैसे ग्राफ है कंसीडर कर लो, आपको पता है ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, कितने हैं? एक्स एक्सिस और दूसरी है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, मान लो कि एक प्लेन है या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए मेरे को, ले लो ये खेल है। अगर मैंने एक्स एक्सिस का पार्टिकल जैसे ही मूव करते करते यहाँ से ऐसे जाता है, यानी कि वो पार्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ गया? एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और वही पार्टिकल अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हम लेते हैं निगेटिव। जैसे ही ये एंगल, जैसे कि एक एंगल है, ये अगर एंगल है आपका 120 डिग्री, ओके, ये एंगल है आपका 120, पूरा होता है 360 का, 360 माइनस 120 का मतलब कितना रहेगा? 240, यानी ये क्या होगा आपका 240 डिग्री। बट ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसे हम क्या लेंगे? निगेटिव साइन। मींस एक एजम्पशन है, ये अच्छे से याद रख लो। आपको याद रखना है कि कोई भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो उसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर वही एंगल क्लॉकवाइज जाता है तो उसे हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आज का पूरा? आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? पूरा समझ गए? ओके, थैंक यू।